एक बड़ा भाई का पहले सर्वे डिपार्टमेंट में एक भाई का नाम ही चढ़ गया, उनके पत्नियों के नाम से होगा तो उसमें किसी का हिस्सा दर्ज नहीं। हमारे पिता के संपत्तियों में पुत्रियों का हिस्सा भी बड़ा होगा, लेकिन वह बराबर नहीं होता है। 1890 के बाद नीलामी की प्रथा आई। तो कल हम लोग छोड़े थे, कल जो है तो सारा मानक चिन्ह तो लगभग लिखा दिए थे, कुछ मानक चिन्ह और बच गया था। कारण है डिसमिल तक हम लिखा चुके थे और एकड़ हेक्टेयर में हम गए थे। एकड़ हेक्टेयर के बाद हमारा प्रोग्राम बंद हो गया था। तो चलिए आज जो है एकड़ में हम लोग आगे विस्तृत करेंगे कि एकड़ भी जो है 7 प्रकार के हैं। जैसे डिसमिल हमारा 7 प्रकार का हुआ था, उस तरह से एकड़ भी 7 प्रकार के हैं, है ना। तो उसका भी वर्णन दे देते हैं। क्योंकि हेक्टेयर 7 प्रकार का नहीं होता है, हेक्टेयर एक ही प्रकार का होता है। उसमें खोजिएगा कि 7 प्रकार का हेक्टेयर हो तो वह संभव नहीं है। अच्छा, अगला सेंटेंस है कि आप लोगों को अभी जो है काम चल रहा है, किसानों का फॉर्म भरने का काम चल रहा है, पर्चा भरने का काम चल रहा है। तो वह पर्चा जो भरने का काम चल रहा है तो उसमें करना क्या है। जो लोग हमारे किसान भाई जो है तो इधर उधर बौख रहे हैं, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो जैसे देखिए उसमें है क्या, उसमें कुछ नहीं है, वह समझने की चीज़ है। तो उसको समझने के लिए आप लोग को भी समझा देते हैं कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और इधर उधर किसी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं उसको कर सकते हैं। सबसे पहले है कि जो पूर्वजों की संपत्ति थी, तो पूर्वजों के नाम से खतियान तैयार हुआ है ना। जैसे हम इतने साथी हैं तो हमारे परबाबा होंगे, परदादा होंगे, है ना। तो परदादा जो थे उनके नाम से खतियान तैयार किया गया है, तो उनके नाम से जमीन का जमाबंदी रसीद काटा गया है। लेकिन वह गुजर गए, अकस्मात उनका समय पूर्ते गया, वो गुजर गए, उनके बच्चे आए, है ना। तो उनके बच्चे आए, वह भी गुजर गए, पीढ़ियाँ हमारी बढ़ती गई, पीढ़ियाँ बढ़ती गई, लेकिन नाम उनका अमर रखा रह गया, नाम उनका परिवर्तन नहीं हुआ। जमीन से संबंधित कागजातों में परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ धरातल पर उनके वंशज हम बढ़ते कदम में हैं, लेकिन उस कागज को हम बढ़ाते कदम में नहीं हैं, उस कागज को बढ़ाते कदम में नहीं है। वह कागज अपने जगह पर अस्थायी रूप से पड़ा हुआ है। तो अस्थायी रूप से जब पड़ा हुआ है तो सरकार का कहना हुआ कि हमारे पास जो ऑनलाइन आपको हम रसीद काट रहे हैं, वह तो काट रहे हैं, उसमें भी है क्या कि आपको ऑनलाइन रसीद में ऊपर में जमाबंदी नंबर है, नाम है, नाम के बाद खाता है, खेसरा है, रकबा, ये 3 चीज़ है उसमें। तो खाता भी आपको एक के बाद डायरेक्ट काट दिया, 2 एकड़ मान लिया गया, खाता 0, खेसरा 0, है ना। उसमें और कुछ नहीं डाला गया है। उसके बाद लिख दिया गया चौहद्दी। उसके बाद नीचे के रूप में लिखा गया है परिवर्तन का अधिकार, है ना। तो परिवर्तन का अधिकार जो है इस तरह से होता है कि जब तक आप बंटवारा शेड्यूल नहीं तैयार करते हैं कोर्ट से, पहले तो जो है सो सरपंच के द्वारा होता था। गांव में जो लोग बांटते हैं तो हमारे पूर्वज जो बांटते थे तो वह मौखिक बांट लेते थे, वह लिखित नहीं बांटते थे। फलना प्लॉट तुम जोत लो, फलना प्लॉट हम जोत लेंगे, फलना प्लॉट वो भाई जोत लिया, फलना घर का मकान है उसमें तुम बना लो, वो भैया वहाँ बना लेगा, वो भैया वहाँ बना लेगा। पहले उस ढंग का बात चलता था, लेकिन आज के ज़माने में वह बात नहीं है। कुल भैया का कहना है कि जहाँ तुम रहोगे वहाँ हम भी रहेंगे, है ना। तो कुल भैया कुल जगह रहेंगे, इस तरह की वार्तालाप होती है। तो इसमें करना क्या है, अब आपको यही करना है मुख्य रूप से उनका सबसे पहले नाम डालना है। सबसे पहले क्या डालना है, उनके नाम को डालना है, क्योंकि रसीद उनके नाम से कट रहा है। उसके बाद
उनके नाम काटने के बाद उसमें देखिएगा आपके पास खतियान होगा। अगर नहीं है तो आपको यहाँ अभिलेखागार में मिल जाएगा खतियान। जहाँ जहाँ जिनका अंचल है, जहाँ जहाँ से बिलोंग कर रहे हैं जो भाई हमारे, उस अंचल से अभिलेखागार से आप अभिलंब प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आप अपना खाता खेसरा नंबर लिख करके डालेंगे, है ना, और लिख करके डाल देंगे खेसरा नंबर, तो उस ढंग से आपको वह जमा आपको निकाल करके खतियान दे देगा। उसका जो है सो शुद्धिकरण करते देखते हुए, और उसमें आप हर खाता खेसरा को लिखते हुए चौहद्दी अभी का क्या करना है, अभी का चौहद्दी दर्शा देना है, और कितना डिसमिल वह जमीन है वह खतियान में दर्ज है। खतियान में सारा चीज दर्ज है। यह नहीं है कि खतियान में दर्ज नहीं किया गया है। खतियान में एक एक इंच जमीन को 1996 में जो सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ था और 2025 तक समाप्त हुआ था, तो एक एक इंच जमीन का सर्वे कर दिया गया था। कोई एक इंच भी जमीन सर्वे के बिना सुधा के नहीं रहा था। क्यों? हाँ, आ गए आप लोग। चलिए एक ठो और बेंच आप लोग निकाल लीजिए। खाता खेसरा नंबर खतियान के बारे में चल रहे थे। तो अगर यहाँ आपको नहीं मिलता है अभिलेखागार पर, अगर हो सकता है काहे हमारे कर्मचारी लोग कहेंगे कि कहीं चोरी हो गई, खो गया, फट गए, है ना, यह भी सेंटेंस होता है जी। क्योंकि हमारे पास में कुछ कर्मचारी गण भी पढ़ते हैं, क्लास में होंगे, अमीन साहब भी कुछ होंगे क्लास में हमारे साथ जो वर्किंग अभी कर रहे हैं क्षेत्र में, है ना। तो ऐसा भी सेंटेंस आता है, नहीं आता है सो बात नहीं है। तो उसके लिए जो है तो आपको यहाँ के बाद जिला रखा हुआ है, जिला अभिलेखागार है। जिला अभिलेखागार आप जाइएगा और अभिलेखागार में बड़ा बाबू रहते हैं बैठे हुए, उनको एक फॉर्म भर करके दे दीजिएगा। अपना नाम आप निकाल रहे हैं खतियान को, तो अपना नाम, ग्राम, पोस्ट, थाना नंबर, है ना, और किस क्षेत्र का लेना चाह रहे हैं उस क्षेत्र का तौजी नंबर होता है। उसमें तौजी नंबर भी आता है, तो तौजी नंबर भी आप लिख देंगे कि कौन तौजी से आपकी ज़मीन है ना। तो भी नहीं है तो तौजी भी नहीं है तो, अगर तौजी में नहीं है तो खेसरा नंबर आपके पास है, खेसरा नंबर तो आपके पास मौजूद है, वह खेसरा नंबर देंगे, वह खोज करके आपको निकाल कर टाइम लेंगे, 2 रोज 3 रोज टाइम लेंगे, वह निकाल करके और आपको अच्छा। तो भगवान के दरबार में आप जाते हैं तो क्या बिना दरबार में पैसा का दरबार लगता है? कोई भगवान के पास जाते होंगे तो बिना दरबार में पैसा का दरबार लगता है? अभी बताइए। क्योंकि कहीं भी पूजा करने जाइएगा, मंदिर पूजा करने जाइए, मस्जिद पूजा करने जाइए, गुरुद्वारा पूजा करने जाइए, चर्च में पूजा करने के लिए जाइए, तो 2 अगरबत्ती तो जरूर लगेगी आपका। तो वह 2 अगरबत्ती कहाँ से आएगा? बिना पैसा का जाएगा? कुछ में तो पैसा लगेगा। 2 अगरबत्ती जो हम खरीदे हैं तो उसमें पैसा लगेगा। तो इसलिए मेरे भाइयों, वह कुर्सी पर बैठा हुआ है, आपकी कागजात को ढूंढेगा, उसका फीस है, उसका फीस होता है। कलकत्ता जो जाइएगा तो ठीक है सर, फीस हाँ, हाँ, लेकिन उसके अलावा भी, उसके अलावा देखिए कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जो मानदेय पर नहीं काम करते हैं। वह क्या करते हैं, वहाँ के जो स्टाफ हैं उसको वो रखता है, मानदेय वह देता है, पर डे का डेली उसको देता है। तो वह भी तो आप ही से हमसे लेगा ना, तब ने उसको डेली बेसिस पर देगा। 3 गो 4 गो खटता है उसको खोजने में। जिसको जानकारी नॉलेज है वह 3 गो 4 गो बिना ड्यूटी वाला लोग रहता है। वो खोजिएगा कि वहाँ ड्यूटी वाले लोग हैं, नहीं, वो जानकार हैं, वहाँ पर काम किए थे, तो इसलिए वो रिटायर हो चुके हैं। लेकिन रिटायर होने के बाद भी उनको वहाँ रखे हुए हैं, क्योंकि उसके बारे में सारा तत्व उनको पता है। तो उनको फिर ऊपर से पैसा दे करके अलग से पर डे 300 रुपया उसको देता है, और वो बेचारे दिन भर काम करते, चाय नाश्ता जो होता है वह देता है ना। वह बड़ा बाबू का दायित्व होता है। तो वह कहाँ से पैसा लेंगे, किससे पैसा लिया जाएगा, ये बताइए। अपने जेब से कोई पदाधिकारी देंगे किसी को?
1 रुपया नहीं देंगे। हाँ, तो पदाधिकारी तो आप ही चलेंगे, आप ही को देना होगा। तो इसलिए उसके लिए खेद नहीं है। अगर आपकी काम हो जाती है तो अगर 200-500 रुपया खर्च भी हुआ तो उसके लिए चिंता नहीं कीजिए। यहाँ से जब कलकत्ता जाइएगा, अब अगला सेंटेंस हमारा है कि ये सेंटेंस तो आप जिला में कहे कि जिला में जो है पैसे खोजते हैं। नहीं सर, जिला नहीं, हर जगह। अगर जिला में भी आपका उपलब्ध नहीं हुआ, जिला में भी उपलब्ध नहीं हुआ तो आपका पटना में रखा हुआ है, ऐसे दरभंगा रखा हुआ भी है। जिला में कहाँ पे ऑफिस है सर इसका? भूअर्जन विभाग नहीं गया, कभी जिला नहीं पहुंचा। जिला तो घूमते रहते, जिले में तो घर है सर। तो जिला में घर है तो इसका मतलब अनुमंडल कार्यालय, जिला पदाधिकारी कार्यालय, डीएम कार्यालय, ये सब आप नहीं घूमे हैं। कलेक्टर ऑफिस क्या सर? कलेक्टेरिएट उसमें लिखा हुआ होगा, है ना, वहाँ लिखा होगा समाहरणालय, उसके अंदर में होगा भूलेखा अभिकार, उसमें लिखा होगा, उसमें होगा भू अभिलेख, जो भूमि का सारा अभिलेख उसमें बंद है। वह बहुत बड़े दराज बने हुए हैं, उसमें हर दराज पर हर क्षेत्र का फाइल रखा हुआ है। जिस तरह से वो रखे हुए हैं, अगर है तो रखा हुआ है, और हर जगह का अलग अलग फाइल रखा हुआ है। इन्हें कि एक एक खानांकुल रखा हुआ है, लाइन बाय लाइन लिखा हुआ है, पर्ची में साट करके लिख दिया गया है कि यहाँ का पर्ची है, ये यहाँ का है। उस तरह से वहाँ काम किया जा रहा है और वहाँ से निकाल के दे देता है। अगर वहाँ भी नहीं है तो आपके दरभंगा में रखे हुए हैं। दरभंगा में महाराज जी के पास अपना अभी तक कचहरी चलता है, अभी भी कचहरी उनका अपना चलता है, क्योंकि बहुत ऐसे ज़मीन हैं जो मालिक गरमजरुआ के नाम से रखा हुआ है। क्योंकि गरमजरुआ जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। गरमजरुआ ज़मीन जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है जो सार्वजनिक काम के लिए आता है, जो सभी ग्राम के जितने भी जनता लोग होते हैं, ग्राम के छोटे से बड़े लोग होते हैं, उनके उपयोग के लिए वह ज़मीन है। दूसरा है जो व्यक्तिगत रूप से मालिक अपने कार्य के उपयोग के लिए रखे हैं, कहीं चारागाह बनाने के लिए, तो कहीं जानवरों को चरने के लिए, और कहीं पर खलिहान बनाने के लिए, कहीं पर अपनी गाड़ियां लगने के लिए, कहीं अपनी हाथियां को रहने के लिए। इस तरह से मालिक अपना बनाए थे, जो है एक आम हो गया और एक खास हो गया, है ना। तो इस तरह से जो खास है, खास का मालिक अभी तक जमींदार किसी को पर्चा काट करके नहीं दिया है, वह अपने नाम से ही हर जगह रखे हुए हैं। जो हमारे दरभंगा महाराज थे, दरभंगा स्टेट, उनके नाम से अभी बहुत सारे ज़मीन रखे हुए हैं, जो कि वह अब सरकार के हाथों सारा निहित होने जा रहा है। अब वह सरकार के हाथों निहित होने जा रहा है, क्योंकि वह रहे नहीं। जितने भी जमींदार थे, जमींदारी प्रथा जब हमारे क्षेत्र से समाप्त होने लगा, बिहार राज्य से, तो जब समाप्त होने लगा है तो उस समय जो है सभी लोग जितने भी जमींदार थे तो उनका जो है तो आना में हिस्सा बंटता था। आना, दाम, कौड़ी, ये सब पहले चलता था। बंटवारा जो होता था, किसको कितना आना हिस्सा मिला है, उस हिसाब से अपना कर परताज को, कर परताज का मतलब बुझते हैं ना, जो कार्यकर्ता उसका होता है, उसको कर परताज कहा गया है। तो वह कर परताज को जिला पदाधिकारी के पास भेजते थे, और जिला पदाधिकारी जो है वो क्या करता था, वहाँ पर जितना लोग आए हुए हैं सबका नाम पुकारते हुए, फलाना जमींदार का इतना आना, तो उसमें पैसा जो है वह भी रेंट वहाँ जमा करता था, क्योंकि वह जो थे सरकार के वर्कर थे। लेकिन सरकार वहाँ कौन था? जमींदार, जमींदार था। उन्होंने उनको बहाल किया था, तो पैसा तो लेके उनको देना है। और क्षेत्र में क्षेत्रीय जमींदार भी थे, क्षेत्रीय जमींदार थे, तो ये क्षेत्रीय जमींदार जा करके अपना वहाँ शुल्क जमा करते थे, और वह शुल्क लेकर के और सबका नाम पता कौन मौजा है वह सब लिख करके और एक एक हिस्सा का क्लियर करके वह लिख लेते थे, और सभी से पैसा लेते थे। या नहीं था कि पैसा नहीं लेते थे, रेंट हर समय लगता था, और आज भी रेंट लगता है ना। क्योंकि हमारे कुछ किसान भाई हैं
जो आज तक रेंट नहीं कटाए हैं। 70 के बाद 70 में सर्वे दोबारा हुआ है इस क्षेत्र में, 65-70 में इधर दोबारा सर्वे किया गया है। 60 में तो 60-62 में जो सर्वे हुआ है वो लगभग यहाँ संचालन जो है तो वही हो रहा होगा, है ना, उसी के माध्यम से कार्य हो रहा होगा, क्योंकि नए नक्शे और पुराने नक्शे ये दो नक्शे हैं। तो पुराने नक्शे को देखते हुए ही नए नक्शे बनाया गया था, लेकिन कुछ हमारे किसान चालाक थे जो दूसरों की ज़मीन को भी अपने नाम पर करवा दिए। लेकिन पुराने नक्शा को जब उठा के देखा जाता है तो उसमें परिवर्तन हो जाता है, जो आज तक बहुत से सारी ज़मीन पर केस चल रहे हैं, बहुत सारे ज़मीन पर केस चल रहे हैं, क्योंकि किसान को बहुत सारा ज़मीन का बारे में पता भी नहीं है, वह सिर्फ जोत रहे हैं, है ना। और पूर्वज जो थे उस समय ज़मीन की कोई कीमत नहीं थी, था कोई कीमत ज़मीन का? ज़मीन का कोई कीमत नहीं था। हमारे पूर्वज जो थे कहीं एक सेर अनाज में, तो कहीं एक जानवर में, तो कहीं कुछ में उसको दान कर देते थे, क्योंकि खाना पहले के ज़माने में नहीं पुरता था। आज के ज़माने में खाना पुर रहा है, इतनी जनसंख्या हम बढ़ गए हैं तो हमारा उपज दर भी बढ़ गया है, लेकिन उस समय उपज दर नहीं था, मरुभूमि बनी हुई थी, इतनी संसाधन नहीं थी। जितना भी संसाधन है इतनी संसाधन उस समय नहीं था। तो खतियान आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं, है ना। वहाँ अगर नहीं है तो पटना में रखा हुआ है आपका, पटना राजधानी है। आज अभी तक रांची, जो झारखंड हमारे अलग हो गए हैं, झारखंड हमारे राज्य से अलग हो गए, लेकिन मानचित्र अभी हमारा रखा हुआ है, झारखंड राज्य का भी। वहाँ से सारा मैप, क्योंकि वहाँ गुलजार बाग का नाम सुने होंगे आप लोग, पटना में गुलजार बाग का नाम सुने होंगे, तो वहाँ से सारा मानचित्र की तैयारी होती है। गुलजार बाग में कारखाना था मानचित्र का, है ना। अब जो नक्शा बन करके रखा गया है, बना करके उसी का फोटो स्टेट करके और किसानों को दिया जाता है, हर क्षेत्रों में दिया जाता है। वहाँ भी अगर नहीं मिल रहा है तो पहला हाईकोर्ट कलकत्ता था, पहला हाईकोर्ट पूरे भारत राज्य में कलकत्ता एक हाईकोर्ट था, जो वहाँ आज तक संपूर्ण राज्य का खतियान रखा हुआ है, संपूर्ण राज्य का वहाँ खतियान रखा हुआ है। पहले तो राजधानी वही था। हाँ, राजधानी वही था। तो वहाँ जब जाइएगा तो वहाँ भी आपको खतियान मिल जाएंगे, लेकिन पर ईयर के दर से आपको खतियान का कीमत लगेगा, क्योंकि पर ईयर का रेंट बना हुआ है, वो रखा हुआ है, कितना वर्ष आपका यहाँ हो चुका है, और कुछ अलग से भी आपको चार्ज लेंगे, तब वह देंगे। ऐसे वह नहीं देते हैं, है ना, ऐसे वह नहीं देते हैं। तत्कालीन उपाय, उसका पुनर्गठन, उसका तत्कालीन उपाय जिला कार्यालय में DCLR के द्वारा पुनर्गठन करने की योजना है। पहले अंचलाधिकारी को आदेश दिया गया था, लेकिन उस समय अंचलाधिकारी के द्वारा अधिक लूट घसोट किया गया। अब बहुत कृषकों को इसके बारे में जानकारी भी नहीं था कि पुनर्गठन क्या होता है, पैसा हम कहाँ से इतना देंगे, क्योंकि मोटी राशि लगती है, छोटी राशि से काम नहीं होगा, उसमें मोटी राशि की ज़रूरत पड़ती है, उसमें 20,000, 25,000, 50,000, है ना, लाख रुपया इसकी आवश्यकता पड़ती है। और तब आपका पुनर्गठन और मोटेशन होकर आपके नाम से रसीद कटेगा। अभी जो सरकार शिविर लगाई है, यह सिर्फ सत्यापित करने के लिए कि आपके पास कितने रंग के ज़मीन हैं और कहाँ कहाँ छूटे हुए हैं, है ना, वह दर्ज करके आप दीजिए हमको, क्योंकि सारा ज़मीन ऑनलाइन पर नहीं चढ़ा हुआ है ना। बहुत से ऐसे ज़मीन हैं जो कम से कम 50% ज़मीन ऑफलाइन पर रखे हुए हैं,
और वह रसीद कट करके 21 से पहले तक कटा हुआ है, 21 से पहले तक बहुत सारे किसानों के पास कटा हुआ है और उसके बाद वह ऑनलाइन पर नहीं चढ़ाया गया है। तो जब वो 70 से 65 से 2021 तक पेमेंट किया, पैसा तो पेमेंट किया, हो रसीद जो कटाया तो पेमेंट ऑफलाइन किया ना, तो जब ऑफलाइन पेमेंट किया तो कर्मचारी को तो चाहिए था रिकॉर्ड को मजबूत कर देना, अप टू डेट करना था, लेकिन उन्होंने अप टू डेट नहीं करके पैसा को रसीद काट दिए और अपने पॉकेट में रख करके चलते बने। सर, ये कर्मचारी का भी गलती नहीं, ये जो आपका डाटा सेंटर वाला है ये सब किया है। तो डाटा सेंटर को तो बहाल किया गया है। नहीं, अभी जो डाटा सेंटर एंट्री किया उसमें अभी जो है कर्मचारी उसको जो एक फॉर्म आया था, इसके पहले भी एक फॉर्म आया था और हर एक किसानों के घर में फॉर्म वो भेजा गया था, हर एक किसानों के घर में वह फॉर्म भेजा गया था कि आपको ऑनलाइन पर सारा खेसरा नंबर, खाता नंबर, जमाबंदी नंबर चढ़ेंगे, है ना। तो उसके लिए फॉर्म घर घर वह कर्मचारी बांटा था। जो जागरूक थे वह लेकर के अपना काम किए और जो जागरूक नहीं थे, सोए हुए थे, वह सोए ही रहा। शिविर कहाँ लगा? हाँ, शिविर लगा कहाँ की जमा लगा? शिविर अभी तो शिविर हर एक पंचायत में लगा हुआ है। पंचायत भवन पर, जहाँ ग्राम का ग्राम पंचायत भवन है, वहाँ जाइएगा तो आपको शिविर मिल जाएंगे, वहाँ शिविर आपका रखा हुआ है। लेकिन आप नहीं जाइएगा, खोजिएगा घर में हमारा शिविर हो तो संभव है, क्योंकि संख्या हमारे पास जनसमूहों की अधिक है, तो एक दिन में वहाँ संभव भी नहीं है और यह 20 तारीख तक भी संभव नहीं है। हमारी सरकार जो सोच रहे हैं कि 20 तारीख तक में संभव हो जाएगा, इसको हम बंद अभियान को कर देंगे, तो बंद करने से काम चलने वाला नहीं है, लोग रोड पर आ जाएंगे। अच्छा, बहुत किसान के पास जो पेपर नहीं है, तो हम आपको मार्ग बताए कि लास्ट मार्ग है पुनर्गठन। पुनर्गठन की भी योजना है, तो पुनर्गठन में थोड़ा सा पैसे लगते हैं, है ना, तो पैसे तो थोड़ा सा उसमें खर्च करना होगा, तब आपके नाम से वह रसीद बनेगा। पुनर्गठन में क्या होता है? आप जो जितना ज़मीन आपके कब्जे में है उसका बंटवारा शेड्यूल बना लेंगे। क्या करेंगे? बंटवारा शेड्यूल बना लेंगे। इस तरह से देखिए बना लेंगे। पहले जो है वंशज का नाम ऊपर में लिखा जाएगा, है ना, ठीक है, ये वंशावली हुआ। इसमें जो है तो इनके जो है पिता का नाम जो हो गया वो दर्ज कर दीजिएगा, है ना। उसके बाद यहां से डाल दीजिएगा कि इनके 4 पुत्र हो गए, है ना। इनको है 100 एकड़, 100 एकड़ है। अब यहाँ पर A, B, C और D, ये हो गया कितना? 25-25 एकड़। हाँ, 25 से 25 में होगा, तब 25-25 एकड़ जो है डिवाइड हो गया। ये जमीन का टुकड़ा हो गया 25-25। अब यहाँ पर जो है इनको भी चारों को, अब मान लिया गया एक को 3 पुत्र है, यह 3 भाग में विभाजित हो गया। तो 25 का 3 टुकड़ा हो जाएगा, 25 का 3 टुकड़ा हो जाएगा। और बी को जो है तो एक बच्ची है, ठीक है। सी के पास कुछ नहीं है, ना सखा, और डी को जो है 5 पुत्र है, ठीक है, 5 वो है। इसको क्या बोले? सी वाला का अर्थ क्या होता है? अब सी के पास ना सखा, ना सकता। जिसको कुछ नहीं है। अच्छा, बोल्द का मतलब क्या होता है? हाँ? बोल्द का क्या? बोल्द योजना खतियान में वल्द,
वल्द का मतलब होता है कि दादा का नाम क्या था और वह जो है उनके वंशज किसको लिखे हैं वल्द, वो ये सब डाला हुआ रहता है ना। वो में वगैरह हो गया वो का मतलब, उसमें और लोगों का नाम दर्ज है। वल्द में उनके वंशज के नाम हैं, है ना, कौन कौन उनके साथ थे और भाई वल्द में वो सब आता था। बड़ा भाई का नाम, एक बड़ा भाई का पहले सर्वे डिपार्टमेंट में एक भाई का नाम ही चढ़ गया, इसमें यहाँ वगैरह लिख दिया गया या वो लिख दिया गया। इसलिए लिखा गया क्योंकि बड़े भाई यहाँ रह रहे थे, उसके समय खतियान तैयार हो रहा था और छोटे भाई सब छोटे छोटे थे, है ना, जो बालक के रूप में थे, ना समझदार थे या कहीं और चले गए थे काम करने के लिए या कहीं आके जा कर के और बस गए थे, है ना। तो इसलिए बड़े भाइयों के नाम से खतियान तैयार किया गया था। तो उस खतियान में सभी भाइयों का हिस्सा बराबर होगा, उनके हिस्सों में सभी भाइयों का हिस्सा बराबर होगा, उसमें कहीं कोई लेकिन परंतु की बात नहीं होगी। अगर वही उनके पत्नियों के नाम से होगा तो उसमें किसी का हिस्सा दर्ज नहीं होगा। अगर पत्नियों के नाम से दर्ज हो गया है तो उसमें किसी के नाम किसी को हिस्सा एक धूर भी नहीं दिया जाएगा। जैसे कि आप बोले पत्नी के नाम कर देगा तो बहन का हिस्सा कहाँ किए? जैसे हमारे आपको मतलब अम्मी के नाम लिख दिया, हमने जो हुआ उसका कुछ नहीं हुआ। अब जो है ये जो है देखिए, दो समाज यहाँ हम बढ़ चुके हैं, यहाँ जो है हम दो समाज बढ़ चुके हैं, है ना। एक हिंदू समाज है और एक मुस्लिम संगठन है ना। तो हमारे दो संगठन चल रहे हैं। तो जब हम दो संगठन में बटे हुए हैं तो मुस्लिम संगठन का कहना है कि हमारे हिस्से में, हमारे पिता के संपत्तियों में पुत्रियों का हिस्सा भी बराबर होगा, लेकिन वह बराबर नहीं होता है। 16 आना का 1 रुपया होता है ना। तो 12 आना पुत्रों का हिस्सा होता है और 4 आना में जितने भी पुत्रियां होती है उन सारी पुत्रियों का हिस्सा होता है ना। लेकिन सर्वे जब हुई है तो सर्वे के समय यह कानून उस समय लागू नहीं था। सर्वे के समय, क्योंकि जब सर्वे हो रहा था तो 1840 से पहले ही सर्वे का आयोजन किया गया था। 1760 में पहला सर्वे का आयोजन किया गया, जिसमें कि कुछ नहीं कार्य हुआ था, क्योंकि सर्वे जो है 4 प्रकार के किए गए थे, है ना। सर्वे क्या किए गए थे? 4 प्रकार के किए गए थे। तो पहला था थाकवश सर्वे, पहला था थाकवश सर्वे, दूसरा था रेवेन्यू सर्वे, है ना, और तीसरा हो गया कैडेस्ट्रल सर्वे, और चौथा है रिविजनल सर्वे। तो सर्वे 4 प्रकार के हो गए। तो पहला जो हुआ था थाक बाय थाक, जितना भी प्लॉट देख रहे हैं यहाँ से वहाँ तक, वह थाक ही थाक में पैमाइश किया गया था। उस समय सारे यंत्रों की व्यवस्था नहीं थी। उस समय लाठियों से उनके मंत्री ने यूँ ही ये इनको दे दिया गया, ये प्लॉट इनको दे दिया गया, और वह साल भर के लिए जोतने के लिए दिया जाता था, ज़्यादा दिन के लिए जोतने के लिए नहीं दिया जाता, क्योंकि ज़्यादा दिन अगर जोतेंगे तो फिर इस पर अधिपत्य हो जाएगा इनका, है ना। तो इसलिए अधिपत्य जमाने के लिए साल भर नहीं देते हैं। साल भर में कोई किसान उस खेत में मजबूती से काम नहीं करता था। तो इस तरह से लोगों को हरिया थरिया सब उठा के ले आते थे, बांध के लोग लाते थे। उस समय मंत्रीगण बांध के भी लाते थे कि चलो दरबार में, पैसा नहीं जमा करेगा तुम्हारा सारा बर्तन उठ के जाएगा। ए बाबू हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन बाबू वहाँ करने से उस समय कोई उपाय नहीं था। मंत्री का आदेश है, मालिक का। सर उसी का एक हिस्सा नीलामी है ना? नीलामी है। तो वह हमें कुछ नीलाम भी हो गया था,
उस समय तो यह नीलामी जो हुई है प्रथा, तो नीलामी प्रथा 1760 में नहीं हुआ था, 1840 में नहीं हुआ है, 1840 में भी नीलामी नहीं हुआ है। 1890 के बाद नीलामी की प्रथा आई, जिसमें नीलाम हुआ है। जमींदार को जब कैडेस्ट्रल सर्वे की तैयारी हुई, तब जो है सो नीलामी, क्योंकि रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 है। रजिस्टर 1 पंजी जो है जमींदारों की पंजी है, रजिस्टर 1 जो है वह जमींदारों की पंजी है, और हर जिला में रजिस्टर 1 का रिकॉर्ड रखा हुआ है। क्योंकि जमींदार जब जाने लगे हैं तो अपना रिकॉर्ड सारा सौंप करके गए, बिना सौंपे हुए रिकॉर्ड नहीं गए, है ना। बिना सौंपे हुए रिकॉर्ड, देखिए किनका मोबाइल डिस्टर्ब पे है, तो वह अभी भी, लेकिन लोग को रजिस्टर 1 का ज्ञान नहीं है, तो रजिस्टर 1 आज नहीं मिलता है। और हमारे पदाधिकारीगण कहेंगे रजिस्टर 1 है ही नहीं, रजिस्टर 1 क्या होता है हमको पता ही नहीं है। जब रजिस्टर 1 का ज्ञान ही नहीं है तो पता कहाँ से आएगा। और वह भी बहुत से रजिस्टर जो रखे हुए हैं वह कैथी भाषा में रखे हुए हैं, कैथी भाषा में रखे हुए हैं, अरबी भाषा में रखे हुए हैं, उर्दू भाषा में रखे हुए हैं। यह तीनों भाषा उस समय चलती थी, क्योंकि अरबी जो है, अमीन जो देख रहे हैं, आज जो ट्रेनिंग हम आपको दे रहे हैं, यह अरबी शब्द है, यह भी जो है अरबी शब्द है, दूसरा कोई शब्द नहीं है। जब दूसरा शब्द नहीं है तो उसी सेंटेंस में तैयार हुआ है, सब कुछ तो अरबी भाषा में लिखा गया है, अरबी, उर्दू, कैथी। तो पहले कैथी भाषा चलता था, आज कैथी भाषा के कोई भी पढ़ने वाला बालक नहीं है। लेकिन हमारे कायस्थ समाज के बच्चे अभी भी कैथी भाषा का प्रयोग करते हैं, और वह लाला जी कहलाते हैं, जिसको कायस्थ कहते हैं। वह अभी भी उनकी कलम कैथी भाषा में चलती है ना। वह उसका हिंदी में रूपांतरण कर देते हैं। आप कोर्ट कचहरी में जाइएगा तो कुछ पुराने मोहरील हैं, मोहरील का नाम सुने होंगे, जो मुंशी पटवारी के रूप में मोहरील होते हैं, वह मोहरील हिंदी भी करने का काम कर रहे हैं, जो 100 रुपया या 200 रुपया लेकर के और पर कागज का काम कर रहे हैं। 1000 लेते हैं। अब क्या लेते हैं वो तो हम नहीं कह सकते हैं, वो तो हमारे पास कहने की बात, कथन नहीं है। आप हम ही को कथन कहवाइएगा तो कैसे होगा, वो तो वहाँ लेने वाले बताएंगे कि क्या लेना है और क्या देना है ना। तो हमें नहीं लेना है ना हमें देना है, ठीक है। हमें मार्ग बता देना है, आप लोगों को यहाँ से ये जाना है। तो यहाँ पर देखिए, ये 5 पुत्रों में ये हिस्सा बट गया। तो यहाँ देखिए, ये हिस्सा, ये बहन वाली हिस्सा कहीं कहीं ऐसा पाया गया है कि इनको शादी ब्याह कर दिया गया सुखी संपन्न घर में, है ना, और इनके हिस्से बांट लिए गए। क्या हुआ, इनके हिस्से को बांट लिया गया। ये नासखा थे, तो इनका भी हिस्सा यही दोनों भाइयों में बट गया। तो बिना लिखे, इसलिए क्योंकि वह समय लिखित नहीं चलता था, उस समय लिखित, ये जमाने की बात है, आज की बात नहीं है, 125 साल पहले की बात है, 125 साल पहले की बात है। कानून तो रोज प्रतिदिन बदलते जा रहे हैं, कानून का परिवर्तन पहिया रोज घूम रहा है। आज कानून कुछ बना और कल कानून कुछ सामने आ जाएगा, परसों कानून कुछ आ जाएगा, तो आप हैरान रह जाइएगा देख करके। तो हैरान भी नहीं होना है और न परेशान होना है। जाहिल बैठा हुआ है, हैरान और परेशान भी नहीं होना है, उसको मार्गदर्शन करना है कि आगे हमारा मार्ग आगे कहाँ जाएगा ये। तो उस मार्गदर्शन के अनुसार आगे बढ़ते रहना है। और बढ़ते बढ़ते जब मनुष्य थक भी जाता है तो एक गाछ के तरह, पीपल के तरह, या आप खजूर के तरह भी रुक करके कुछ सोचने लगता है। आज अमीन साहब फील्ड में जब काम करते हैं ना, तो देखिएगा कि वहाँ कुछ नहीं है, हत्ता है, बांध, धूप इधर से आ रहा है
तो बांध के करगम सट के बैठ जाते हैं, क्योंकि थक जाते हैं और मनन कुछ करना होता है। जब मनन करना होता है, अब मान लिया गया यहाँ पर चौमेर होती है, प्लॉट में जो आप जाएंगे तो कहीं पर 4 मेर की बनी हुई है तो उसको चौमेर कहा गया है, कहीं पर 3 मेर बना हुआ है तो उसको 3 मेर कहा गया है ना। तो वह सारी बात को जब वह ज्ञान लेते हैं, वह चौमेर भी जो है अपने स्थान पर निश्चित रूप से कायम है, 3 मेर भी अपने स्थान पर कायम है। जहाँ की आप लोग चौबटिया भी कहते हैं उसको, है ना, चौबटिया है फलना जगह, 3 बटिया है फलना जगह, है ना। उसका भी अध्ययन करना पड़ता है, उसकी दूरी को देखना पड़ता है कि वह मेर की दूरी क्या है। अगर उसमें भी नहीं समझ में आया तो कर्ण लाइन चला के देखना पड़ता है। कर्ण लाइन का मतलब होता है एक कोने से दूसरे कोने तक जो लाइन चलाते हैं उसको कर्ण लाइन कहते हैं, है ना। यह सब सारी बात होता है। तो अब यह हिस्सा 2 भागों में बट गया, है ना। क्या हुआ? 2 भागों में बट गया और कुछ बिक गया, कुछ जमा में ही बिक गया। तो बिक गया, या हो सकता है उस समय भुखमरी की संभावना थी तो यूं ही दे दिया गया है, लेकिन खतियान इनके नाम से कायम है, खतियान इनके नाम से कायम है और सर्वे हुई नहीं, जिसके कारण कि आज तक उन्हीं के नाम पर था, है ना, उन्हीं के नाम पर कायम है। तो इनका नाम दर्शा देंगे, ये दर्शा देंगे और उसके बाद नीचे कितने लोग हैं, है ना, फिर उनका नाम दर्शा देंगे और दर्शा करके और फिर वह लिख देंगे कि हाँ किस कोट से आपने किया है। वह अपना दस्तखत मोहर मार देंगे, जो कि आपके फॉर्म में लिखा हुआ होगा कि आपने किस कोट से यह कार्ड की बंटवारा नामा बनाया है या किस कोट से वंशावली तैयार की गई है ना। तो जहाँ से आप तैयार करेंगे उस नाम को, उस जगह को लिखेंगे, उस स्थान को लिखेंगे। बंटवारा नामा भी आपको कोर्ट से अगर बनवा के ले आते हैं 1 नंबर जिला मजिस्ट्रेट से तो अति सुंदर रहता है। अगर नहीं बना के लाते हैं तो यहाँ ग्राम में सरपंच साहब, मुखिया जी एवं वार्ड सदस्य पंच के द्वारा यह बनाया जाता है, जो बैठ करके 5 भाई पंचों के द्वारा भी सत्यापित करके दिया जाता है। तो उसमें भी ग्राम कचहरी का नाम होता है। ग्राम कचहरी भी एक कोर्ट है, सरकार के घर में यह भी मान्यता प्राप्त कोर्ट है। इसमें कोई लेकिन परंतु की बात नहीं है, ठीक है। तो आगे और कोई सेंटेंस तो हमारे पास इधर अभी नहीं बच रहा है। आगे का प्रोग्राम हम चलते हैं, कुछ लिखित कार्य भी होनी चाहिए, क्योंकि जब लिखित नहीं होगा बी का बाल बच्चा लेने आ गया तो बी वाले का बाल बच्चा जो एक सी बेटी है उसका बाल बच्चा अगर लेने आ गया तो जमीन, बी के बाल बच्चा आ गया तो बी को जो है कुछ जमीन बेचकर क्या किया गया, कुछ जमीन बेचकर इनके शादी विवाह में दे दिया गया। इनके बचे हिस्से कुछ, क्या बचे हिस्से कुछ, और ये खुशहाल घर चले गए। यह भी जमींदार हैं, यह भी कहाँ चले गए, जमींदार के घर में। तो जब जमींदार के घर में चले गए तो हिस्सा लेने नहीं आएगी। अगर इसको भूखे नंगे के यहाँ शादी कर देंगे तब लेने के लिए वो आएगी। और फिर भी सर मन में बदमाशी रहा तो उसका कोई उपाय नहीं होता है। उसका जो है बदमाशी अगर करने आ गई है तो अगर आपके दरवाजे पर आया है कोई भी बहन है ना, तो बहन अगर आपके दरवाजे पर आ गया है तो उसका पूर्ण रूपेण उसका स्वागत होनी चाहिए, भरपूर स्वागत, यथाशक्ति तथा भक्ति होनी चाहिए, एक टुक वस्त्र होनी चाहिए, है ना, उसको मीठा वचन होना चाहिए। वह कुछ नहीं मांगेगी, वह आपसे कुछ नहीं मांगेगी। अगर आप उसको कटु वचन बोलेंगे भाई भाभी, वह अपना हिस्सा जरूर खोजेगी। किसी का बहन रहे, किसी का बहना हो, आज हिंदू समाज की भी बहना है, वह भी कटु वचन कहने के बाद कोर्ट में खड़ा हो गई है। हमने ये देखा है। भमदहान मंडल है, आज से 20 साल पहले की बात है।
तो सर रजिस्टर वन जो है हाँ वो किस खतियान को माने हैं? 4 को सर्वे हुआ हाँ और एक रिविजनल है, कैडेस्ट्रल कैस्टल को रजिस्टर वन रिविजनल रिविजनल। कैडेस्ट्रल को ही रिवीजन कर दिया गया है, हाँ, जो रिविजनल के नाम से जाना जाता है। ये तो सर्वे पंजी यह जो है सो पंजी 2 में दर्ज है। और जमींदारी प्रथा का पंजी 1 में दर्ज है। तो कैस्टल को माने। हाँ, कैडेस्ट्रल में जो हुआ है ना, तो वह जमींदारी प्रथा में वह जमींदार के पास से दर्ज है। वह रजिस्टर 1 में दर्ज है ना। वह रजिस्टर नंबर 1 में खोजिएगा ना, तो जिला कार्यालय भी कहिएगा रजिस्टर 1 है। हाँ, मेरे पास है उसका। हाँ, होगा तो मिलेगा आपको। सर अभी चकबंदी भी आपसे कुछ साल पहले अच्छा, चकबंदी हमारे संपूर्ण राज्य में नहीं हो पाया है। हाँ, चकबंदी, अब चकबंदी के बाद में अब आते हैं, तो हमारे संपूर्ण राज्य में चकबंदी का कार्य संभव नहीं हो पाया। कुछ जगह चकबंदी का कार्य किया गया था, कुछ जगह चकबंदी का कार्य किया गया है, जैसे पूर्णिया, वहाँ भी कार्यक्रम पूर्ण रूपेण संभव सफल नहीं हो सका। यहाँ भी तो हुआ। यहाँ भी हुआ यहाँ भी किया है, सफल नहीं है। मेरा पंचायत में सबसे पहले पटना जिला के अंतर्गत हिलसा अनुमंडल है। हिलसा अनुमंडल का नाम सुने होंगे आप लोग, अगर नहीं सुने हैं तो आप लोग सुन लीजिए कि एक हिलसा अनुमंडल है। उस अनुमंडल के अंतर्गत चकबंदी का संपूर्ण कार्य हो चुका है। आज भी वह चकबंदी कार्यालय में सारा पेपर दर्ज है। प्लॉट भी किसानों को चकबंदी के अनुरूप है। जैसे पंजाब चकबंदी युक्त है, महाराष्ट्र चकबंदी युक्त है, यूपी चकबंदी क्या हुआ? चकबंदी का मतलब होता है, चक का मतलब होता है छोटे छोटे टुकड़े को एक जगह एकत्रित करने को चक कहा जाता है। उसके चारों तरफ घेरा लगा देने को ही बंदी कहा जाता है, जिसे चकबंदी कहते हैं। अब आपके पास 18 जगह प्लॉट है। आपका प्लॉट क्या है? 18 जगह है, 2 कट्ठा, 1 कट्ठा, 10 दूर, 5 दूर। अब वह आपको एक जगह 1 बीघा मिल गया। क्या हो गया? वह 1 बीघा आपको मिल गया। तो वह आपको 1 बीघा मिल गया तो 15 जगह तो नहीं जाइएगा, आप एक ही जगह काम कीजिएगा। तो आपको जहाँ की 1.5 बीघा जमीन थी, वहाँ आपको 1 बीघा जमीन मिला है। इसलिए मिला है 1 बीघा जमीन कि आपको जो देख रहे हैं रोड आपको जो दिए हैं हम, वो कहाँ से दिए? अपने घर से रोड दिए सरकार, आपको बजाते रोड दे रही है, जो आप किसी के खेत में नहीं कूदे। आप अपना खेत स्वयं चल जाएं गाड़ी से, सारी व्यवस्था आपके खेत तक जाने की गाड़ी व्यवस्था है। तो इसलिए वह जमीन आपकी चकबंदी होने से कृषकों की जमीन घट जाती है ना। जब कृषकों की जमीन घटेगी तब यह चकबंदी होगी। उसमें भी जमीन का प्रकार पर निर्भर करता है। गांव के जो बाउंड्री उसमें मारा जाता है, चकबंदी के समय गांव के चारों ओर वृत्ताकार बाउंड्री लगाई जाती है। वह बाउंड्री के अंतर्गत जो है तो जो जमीन आता है उसका चकबंदी नहीं किया जाता है, उसका चकबंदी नहीं किया जाता है। इसलिए नहीं किया जाता है कि वहाँ पर जो है चकबंदी सेंटेंस नहीं रहते हैं। वहाँ पर जो है मकान बनाए जाएंगे, वहाँ पर बाड़ी बनाई जाएगी, है ना। तो वहाँ पर एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है, चारों बगल से गोल, चारों बगल से गांव के तरफ से चारों बगल से गोल। उसके बाहर के पथों को, पथ से जो बाहर है उसकी चकबंदी होती है, और वह जमीन के अनुरूप चकबंदी किया जाता है। हर तत्व को देखते हुए किया जाता है। जो कहीं किसी कृषकों का बैठक होती है, जैसे आप लोग को हम यहाँ एकत्रित किए हैं, इस तरह पूरे गांव के लोग एकत्रित होते हैं और गांव के समाज के लोग, बुद्धिजीवी लोग बैठ करके इसका निर्णय लेते हैं। उसमें पदाधिकारी गण रहते हैं और वह पदाधिकारी गण को सूचित किया जाता है, करते हैं कि हाँ इसमें एक शांति समिति की गठन होती है। ग्राम दल में शांति समिति की गठन करते हैं, सलाहकार समिति का गठन करते हैं कि आप सलाह दीजिएगा उसमें कि कहाँ से चकबंदी करना है ना, कैसे चकबंदी का यहाँ अनुरूप होगा,
उसके लिए पदाधिकारी बहाल होते हैं। वह पदाधिकारी प्रारूप को बनाते हैं कि चकबंदी इस रूप से होगा, तब चकबंदी का कार्य किया जाता है। उससे पंचायत में तो फर्क पड़ता होगा ना सर। हाँ। पंचायत से दूसरे पंचायत में अगर जमीन है, चकबंदी में तो पंचायत उसको करेगा, इलाज सभी तो करेगा ना वो। अब रह गया कि पंचायत में एक पंचायत से दूसरे पंचायत में जमीन है ना, तो जिस पंचायत की चकबंदी की जा रही है वहाँ का जमीन वहीं रहेगा, वहाँ से जमीन दूसरे पंचायत में रूपांतर नहीं किया जाता है ना। फिर उस पंचायत में भी आपका एक चक तैयार करके दिया जाएगा। 10 जगह वहाँ भी उसमें भी चक्र में है तो एक चक तैयार करके आपको दिया जाएगा, दूसरा और कोई प्रारूप नहीं होगा। पेपर वर्क भी अलग, मान लीजिए 10 टुकड़े का एक टुकड़ा बनाया गया, हाँ, तो रजिस्टर पर तो फिर उसका फिर से अलग नहीं होता होगा सर। नहीं, जब 10 टुकड़े का एक टुकड़े में हो गए तो एक ही टुकड़ा का रजिस्टर तैयार होगा। नहीं तो फिर वही ना, जिस 10 नाम पे जैसे पहले पिताजी के नाम से था या दादाजी के नाम से था, और उसको चकबंदी में 5-10 जगह पे था, और एक पेपर उसका एक जगह इकट्ठा मिलता है, तो उसका एक ही पेपर में मिलना चाहिए। एक ही पेपर मिलेगा, तो फिर से बनाना पड़ता होगा उसका बनाया जाता है, उसका जो है सारा चीज बनाया जाता है। चकबंदी जब होता है ना तो उसको खतियौन में लिख दिया जाता है, चकबंदी खतियौन, है ना। चक का पासबुक मिलता है, चक पर अधिकार जो दिया जाता है, किसानों को अधिकार दिया जाता है। तो जैसे अभी हम 4 चौहद्दी लिखते हैं, अभी हम क्या लिखते हैं, रिविजनल सर्वे में 4 चौहद्दियों का वर्णन देते हैं। हाँ, जमाबंदी भी परिवर्तन होती है, एक जमाबंदी होगा मात्र, अनेक जमाबंदी आपके नहीं रहेंगे, वो हट जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। चकबंदी होने से परिवर्तित हो जाती है, प्लॉट में परिवर्तन हो जाता है ना, प्लॉट में भी परिवर्तन हो जाता है। जहां आपका 10 जगह में था तो 10 जगह वाले 9 जगह और लोगों को दे दिया जाता है, एक जगह आपको दिया जाएगा, है ना। उसमें हो सकता है, हाँ, रजिस्ट्रार ऑफिस से उसका नाम उसके लिए चकबंदी विभाग की रजिस्ट्रार अलग होती है। उसके लिए जैसे अभी सर्वे डिपार्टमेंट के लिए सारे पदाधिकारी होते हैं, सर्वे पदाधिकारी, सारे सर्वे पदाधिकारी होते हैं, इसमें भी अनेकों पदाधिकारीगण हैं। या नहीं कि खाली सर्वे डिपार्टमेंट आके यहाँ लग गई है, वैसे काम नहीं चलता है, वैसे काम नहीं होगा। क्योंकि अमीन साहब हैं तो अमीन साहब के नीचे भी वर्कर हैं लगे हुए, अमीन साहब के ऊपर भी वर्कर लगे हुए हैं, सारे वर्करों के वर्कर ऊपर लगे हुए हैं। यहाँ सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सबसे पहले सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी बैठे हुए हैं कि सर्वे किस तरह से होनी चाहिए, वह सेटलमेंट करेंगे। उस सेटलमेंट के अनुसार, है ना, सहायक सेटलमेंट पदाधिकारी होंगे, है ना, उसके बाद शिविर पदाधिकारी होंगे, सहायक शिविर पदाधिकारी हो जाएंगे, है ना, उसके बाद अमीन हो जाएंगे, कानूनगो हो जाएगा, प्रारूपकार हो जाएगा, है ना, आदेशपाल हो जाएगा, चपरासी हो जाएगा। इस तरह से अनेकों वर्कर रहते हैं। एक ऑफिस ही अलग हो जाएगा, इसका ऑफिस भी अलग होता है। इसका ऑफिस जो खोजिएगा ब्लॉक है तो नहीं, ब्लॉक नहीं है, इसकी ऑफिस अलग होती है। जब सर्वे 3 चरणों में सर्वे को किया जाता है, सर्वे को 3 चरणों में किया जाता है। एक चरण में कभी सर्वे संपन्न नहीं होती है। आप लोग ये कान खोल करके सुन लीजिए कि सर्वे को 3 चरणों में किया जाता है। पहले जो है आपकी कागजात को ली जाएगी, है ना, पहला प्लॉट पर जाकर के किस्तवार पैमाइश का काम करेगा, किस्त बाय किस्त पैमाइश का काम करना, उसे ही किस्तवार पैमाइश कहते हैं। जैसे टुकड़े बाय टुकड़े पैमाइश का जो काम किया गया उसे ही किस्तवार पैमाइश कहते हैं। खानापुरी, है ना, दूसरा प्रश्न उठता है, जब किस्तवार पैमाइश हो गया तो पहला कार्य हुआ, पहला सर्वे का कार्य किया गया। दूसरा में है खानापुरी, तो जब दूसरे में खानापुरी का कार्य किया जाएगा तो उसमें आपको क्या करेगा, खानापुरी में कि उसका क्षेत्रफल, चौहद्दी, रकबा, खेसरा नंबर, खाता नंबर, जमाबंदी,
ये सब दर्ज किया जाता है। खानापुरी क्या होता है? खानापुरी क्या होता है? जो जमीन का रकबा होता है, क्षेत्रफल होता है, वह हिसाब किताब जोड़ करके और उसको लिखा जाता है, एकड़ डिसमिल में लिखा जाता है। फलना खाता नंबर ये, खेसरा नंबर ये, इसका रकबा इतना डिसमिल, इसकी चौहद्दी फलाना फलाना, है ना, वह सब कागजातों में दर्ज किया जाता है। अगर उसमें कहीं किसी तरह की आपत्ति होती है तो तीसरा चरण जो है तस्दीक है। तीसरा चरण जो है, दूसरा चरण में आपको ये हो गया, समझ रहे हैं, और तीसरा चरण में तस्दीक होता है, जांच पड़ताल। तीसरा चरण में शिविर लगेगा और शिविर लग गया है और शिविर के अंतर्गत सारी पेपर की जांच पड़ताल होती है। आपको जो जमीन का काम किया गया है, अगर उसमें कुछ त्रुटि है तो उस त्रुटि को आप तुरंत आपत्ति पत्र डालेंगे वहाँ शिविर में पदाधिकारी बैठे हुए हैं, शिविर में पदाधिकारी बैठे हुए रहेंगे। या नहीं उसमें संकोच करना है कि नहीं आज नहीं होगा कल हम करेंगे, तो जो आज करना है वो कल नहीं होगा। कल को किसी ने देखा नहीं है, कल को तो काल लिखा गया है ना, तो कल का इंतजार मत करना मेरे साथियों, मेरे दोस्तों, है ना। अमीन साहब अगर कल का इंतजार कीजिएगा तो आप पीछे पड़ जाइएगा। आज का काम करना है, आज का काम करेंगे और अभी का काम करना है तो आपकी सफलता की ओर से। सर सुनिए ना, अगर या फिर सर्वे में कोई ज्यादा जमीन चढ़ा लिया जैसे परदादा का है, तो उसके बाद वो वंशावली बना करके देंगे। जैसे दिए उसमें रकबा ज्यादा चढ़ा दिया, हाँ, हमको नहीं पता कि ज्यादा चढ़ाया कि कम चढ़ाया, उसके बाद उससे कैसे लिया जाए? तो उसके लिए जब शिविर लगेगी तो शिविर में सुनाएगा, तो सभी पटीदार जाकर के सुन लीजिएगा, सभी पटीदार जाके सुन लीजिएगा और उसी समय आपत्ति दर्ज कीजिएगा। सर जैसे मेरे पास 100 एकड़ था, ठीक है, उसमें से हम बेच दिए, हाँ 25 एकड़ बेच दिए। हाँ, आप पुराने जमाने में वो करवाया जाके दर्ज करवाया नहीं करवाया, लेकिन मेरे पास अभी भी जो आया 100 एकड़ का आया, हाँ, हम क्या करेंगे? हाँ, आप अब क्या करेंगे? 25 एकड़ बेच दिया, लेकिन मेरे पास आया 100 एकड़। आपके पास में आपने 25 एकड़ को बेच चुके हैं, जी 25 एकड़ को क्या किए हैं? बेच लिए हैं। तो आपके पास बच गया कितना? 75 एकड़। जब 75 एकड़ आपके पास बचे हैं तो 75 एकड़ का क्या करना है? खाता, खेसरा, रकबा, तौदी नंबर, है ना, ये सब चढ़ा देना है उसको, थाना नंबर, ये सब चढ़ा करके और पेपर को दे देना है। क्योंकि आपके पास में पुराने पेपर भी रखे हुए होंगे, रसीद, जो हाथों के द्वारा खेस्टा रसीद काटा जाता था, हाथों के द्वारा और कलमों के द्वारा खेस्टा रसीद काटा जाता था, उसका नाम है खेस्टा रसीद। वह रसीद को आप ला करके और दिखाएंगे, अपना पेपर जो लगाएंगे तो कब तक आपके पास कटा हुआ है ना, तो लास्ट उसमें लिखेंगे, उसमें लिखा होगा फॉर्म में अंतिम लगान की अंतिम वर्ष, है ना। नहीं करेगा रसीद तो रसीदे नहीं कटा है तो जब रसीद का लगान ही आप नहीं दिए होंगे तो फिर आपकी जमीन कहाँ है? हाँ? क्या? 100 एकड़ जमीन में 25 एकड़ ही बेच ली, हाँ, लेकिन जो जिसके नाम बेचे वो दाखिल खारिज नहीं करा, इनके नाम से जवाबबंदी 100 एकड़ क्या, हाँ, तभी क्या करेंगे? वो ये 25 तभी क्या करेंगे? 25 एकड़ इनका होगा या उसका? नहीं, 25 एकड़ जो बेच लिया उसका है। छोड़ेगा 25 एकड़, 25 एकड़ पूर्वज बेच चुके हैं। हम अगला सेंटेंस क्या कह दिए? सर ऐसा बहुत हो रहा है, हम बेच लिए हैं, लेकिन अभी भी दावा हम खुद कर रहे हैं कि वो मेरा है, क्योंकि पेपर मेरे पास आ गया है, छोटे वह गलत है। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए, हमारे किसान भाई इस तरह का काम नहीं करेंगे, क्योंकि जो संपत्ति बिक चुकी है उस पर लोग बस करेंगे।
क्योंकि कल जान का कारण बन जाएगा। आजकल बहुत हो रहा है सब। कल जान भी जाने का कारण बन जाएगा। कल लोग कहेंगे, आप बोलिएगा कि हमको सारी बात नहीं समझाए थे, है ना। तो सर हर बात को खोल के समझाते हैं। किसी हाँ, क्योंकि ऐसा भी हुआ है, एक जमीन 5 बार बिक चुका है। शहरी एरिया में एक जमीन 5 बार बिक चुका है, 5 बार। आज जो है आपके नाम हम कर दिए, आपने दाखिल खारिज नहीं कराया। जब तक दाखिल खारिज नहीं होता है तब तक रजिस्टर 2 में आपका नाम दर्ज नहीं होगा, तब तक रजिस्टर 2 में दर्ज नहीं होगा। और केवाला का महत्व 30 बरस है। 30 बरस से अधिक हो गया तो वह केवाला आपरूपी रिजेक्ट कर जाएंगे, आपरूपी वह रिजेक्ट कर जाएंगे, उसको कोई नहीं रोक सकता है ना। तो इसलिए जब दाखिल खारिज हो जाता है तो वह आपके नाम से कट करके उसके हिस्से में चला गया। पहले ऑफलाइन करती थी तो उस ढंग का काम नहीं होता था। जब ऑनलाइन का काम होता है, हो रहा है, तो अब होना शुरू हो गया। अब आपके हिस्से से जमीन कट करके दूसरे के नाम में चला जाएगा। लेकिन पहले वाले में ऐसा दाखिल खारिज कराने के बाद भी नहीं था। सर दिक्कत यही पे ना है, हाँ, क्योंकि वो करवा ले लिया 70-72 में, हाँ, अब तक दाखिल खारिज नहीं करवाया। हाँ, अब क्या होगा उसके? सब कहने का मतलब नहीं था कि जमीन उसी का हाँ, हाँ, आप बोले 30 साल का आगे होता है, केवाला जो लिए दाखिल खारिज हुए 30 साल के अंदर, उसका पुनर्गठन होगी। हाँ आप तो उसको दे चुके हैं, हम दे चुके हैं। तो वह जो कागजातें अगर भूल से आपके पास आ गई होगी तो वह कागजातें उसे वापस करेंगे। किसको? जिसको जमीन जो जिसके यहाँ बेच लिए हैं। यही तो ईमानदारी अब नहीं है। तो यह ईमानदारी नहीं है तो वह कल लिखेगा, है ना। वह अपनी केवाला पेपर को दिखाएगा, और केवाला पेपर को जब दिखाएगा तो आपने जो जमीन का पैसा ले चुके हैं 3 साल तक ही तो उसका वैलिडिटी है। हाँ, 3 साल का लेने वैलिडिटी है। 30 साल वही तो बोले हम। 30 साल जो हो गया है तो 30 वो उसको पता ही नहीं था पहले लोगों को कि दाखिल खारिज क्या होता है। रजिस्ट्री हो गया, ये जमीन हमारी हो गई। पहले के हमारे जो पूर्वज थे, एक एक किसान के यहाँ 70 साल हो गया है केवाला किए हुए, और दाखिल खारिज नहीं है। दाखिल खारिज नहीं है तो उसको क्या कीजिएगा? उसका जोत लीजिएगा जमीन। वो जमीन आपका जोते हुए है, आप जो बेचे हैं उसके हाथों में निहित किए हैं ना, तो उस दिन तो उस जमीन को जोते हुए है, और वो पेपर आपके पास अपने पास रखे हुए है। सरकार भी उसको मान्य करेगी, उसको कैंसिल नहीं कर सकता है। वो नियम था, नियम है, लेकिन उसका कहना है, सरकार का भी कहना हुआ है, कुछ भी प्रारूप आपके पास हो वह दिखाएं। 100 साल का काहे नहीं? काहे 2 साल का ना आपके पास प्रारूप है, वो आप दिखाइए हमको कि आपने जो जमीन को बेच लिया है, जमीन को बेच लिया है, और बेच लिया है तो वह उसका कोई नामा किया गया होगा, कुछ तो जरूर किया गया है। लेकिन सर 5-5 बार जमीन बिकता है शहर का, तो पहले जो लिया है उसका अधिकार अधिक है। सबसे पहले जो लेता उसे दूसरा जो लिया है, अगर जमीन बच रहा है तो उसका है। तीसरा जो लिया है, अगर उससे जमीन बच रहा है तो तीसरे का है। अगर चौथा है, उससे जमीन बच रहा है तो चौथे का है। अगर 5वां लिया है तो अगर बचता है जमीन तो है, नहीं तो उसका कुछ नहीं है। अगर 5वां मकान बना लिया तो पहला अगर दावा ठोकेगा तो वह जमीन टूट जाएगा, वह मकान टूट जाएगी, वह मकान टूट जाएगी। उसमें कोई इसमें लेकिन परंतु की बात संदेह के घेरे में नहीं होगा। हाँ, चलिए लिखिए। बहुत सारी बात जो आप ही का हो रहा है, ये सारी बातें जो हो रही है तो आप ही के तत्व का हो रहा है। हम चलिए, एकड़ मुख्यतः 7 प्रकार के होते हैं। एकड़
मुख्यतः 60 प्रकार के होते हैं। जैसे 1 लाख वर्ग करीब बराबर 1 एकड़, 1 लाख वर्ग करीब बराबर 1 एकड़, 1 लाख वर्ग करीब बराबर 1 एकड़। नंबर 2, 43,560 वर्ग फीट बराबर 560, 43,560 वर्ग फीट बराबर 1 एकड़, वर्ग फीट बराबर 1 एकड़। 19,360 वर्ग हाथ बराबर 1 एकड़, 19,360 वर्ग हाथ बराबर 1 एकड़। 5760 वर्ग डेग बराबर 1 एकड़। वर्ग डेग, हाँ, चौथा में क्या बोले सर? 5760 वर्ग डेग बराबर 1 एकड़। 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़, 4840 वर्ग गज बराबर 1 एकड़। 4047 वर्ग मीटर बराबर 1 एकड़, 4047 वर्ग मीटर बराबर 1 एकड़। 640 वर्ग लग्गी बराबर 1 एकड़, 640 वर्ग लग्गी बराबर 1 एकड़। ये 7 प्रकार के आपको एकड़ के मापने का यंत्र है। जो जिस तरह से 7 प्रकार का डिसमिल में यंत्र हम दिए हैं, उसी तरह से 7 प्रकार का एकड़ में भी आपका यंत्र है। अब रह गया अगला, नोट कीजिए, पैमाना मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पैमाना मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? पैमाना मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? सर एकड़ में कितना कट्ठा होता है? 6.5 हाथ की लग्गी से 22 कट्ठा होता है 1 एकड़ में, और 22 दूसरे में जो है 32 कट्ठा होता है 5.5 हाथ की लग्गियों में। ये सर सभी जगह के लिए एक ही जैसा होता है या हर स्टेट के लिए? सरकार द्वारा मान्यता है तो बताइए। सरकार द्वारा मान्यता है तो बताइए। सरकार द्वारा जो मान्यता है बिहार सरकार की 5.5 हाथ की लग्गियों का मान्य है, जो 32 कट्ठा बराबर 1 एकड़ होता है। सरकार की जो है 5.5 हाथ की लग्गियों के द्वारा 32 कट्ठा बराबर 1 एकड़ होता है। ठीक है, लेकिन हम जमींदारों के द्वारा अलग अलग रकबा होते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, है ना। तो इसलिए हम तो पहले सरकार के नियमों को पालन करेंगे, क्योंकि हमारे पास, आपके पास जो हिसाब दिया जा रहा है, जितना मानक चिन्ह लिखाया गया है, तो ये सब सारे सरकार के मानक चिन्ह हैं, जो 5.5 हाथ की लग्गियों के द्वारा तैयार किया हुआ मानक चिन्ह है। और 100 डिसमिल जो तैयार किया गया है, वह 100 डिसमिल में 4 हाथ की लग्गी हो या तो 14 हाथ की लग्गी हो, सभी का एकड़ एक रूप में होगा। 100 डिसमिल से अधिक का एकड़ किसी हाथ की लग्गियों का नहीं होगा। सर अभी जो देख रहे हैं, हाँ, एक जमीन रजिस्टर हो रहा है, उसमें 1 एकड़ में 22 कट्ठा 18 दूर हो रहा है। हाँ, होगा 100 डिसमिल होता है। इसलिए 6.5 हाथ, 6.5 हाथ का मतलब हुआ
117 इंच। लेकिन सर गांव का कुछ अलग रहता है, फिर शहर का कुछ अलग कट्ठा जो बेचता है, हाँ। तो उसका अलग जैसे उनका मतलब डिवाइड करके जो 10 मतलब 1000 स्क्वायर फीट का हो या 2,000 स्क्वायर फीट का हो, शहर के लिए जो बिकता है, बोलिए। और वही गाँव में बिकता है कट्ठा अलग हो जाता है और शहर के लिए कट्ठा अलग हो जाता है। इसलिए अब कौन शहर हम घुसे हुए हैं, जिस शहर में घुसेंगे तो कहीं कहीं शहर आप देखेंगे तो फीट से बिक्री होता है, कहीं कहीं शहर घुसेंगे तो गज से बिक्री होता है, कहीं कहीं शहर घुसेंगे तो मीटर से बिक्री होता है, और वह 5.5 हाथ की लगी के मानक चिन्ह से बिक्री होता है। उससे अधिक के मानक चिन्ह से बिक्री नहीं होता है। और बोलिए आप। फर्क क्यों आ जाता है सर? इसलिए कि आप जमींदार के बच्चे हैं, आपके पास 6.5 हाथ की लगियां है 117 इंच की, और वह 99 इंच की लगियों का माप आपको वहां मिल रहा है। वहां क्या मिल रहा है? 99 इंच का। तो अंतर नहीं होगा? अंतर होगा कुछ? सरकार के द्वारा तो एक ही जगह नियम क्यों बना है? सरकार का नियम एक है, लेकिन जमींदार हम अनेक थे, इसलिए हमारे भी नियम को वह पालन किया है। तो हम सरकार के द्वारा नियम से नहीं चलेंगे ना, जमींदार के नियम से तो चलना नहीं। क्षेत्रीय लोग तो जमींदार के नियम को भी पालन करते हैं और पालन करना पड़ता है ना, क्योंकि एरिया पर निर्भर करता है। एरिया क्या है? एरिया तो एरिया में कई जमींदार, आपको हम यह भी बताए होंगे, कल भी बताए थे और आज भी बता रहे हैं कि पूर्णिया जब घुसिएगा तो 4.5 हाथ की लगी चलती है। पूर्णिया से अब हम आगे निकलते हैं तो 6.5 हाथ की लगी हो जाती है। जो जो शहर की ओर हम घुसते हैं, भागलपुर शहर घुसते हैं तो 5.5 हाथ की लगी हो जाती है। जितना लगी कम होगा 5.5 हाथ की लगी हो जाती है। और वहीं शहर से हम बाहर निकलते हैं तो 6.5 हाथ की लगी चलती है। वहीं की बात कर रहे हैं। अब हम पटना शहर चलते हैं, इस शहर की ओर से हम पूर्णिया शहर से घुसे हैं, अब हम चल रहे हैं किधर? पटना शहर की ओर। जब पटना शहर की ओर हम चलते हैं तो शहर की जमीन 5.5 हाथ की है, उससे कम नहीं होगा। लेकिन वहाँ जस्ट हटते हैं कुछ ही पल, कुछ ही दूरी, तो वहाँ जो है तो 6.25 हाथ की है, 6.5 हाथ की है, तो 7 हाथ की है ना। इस तरह से उधर मिलते हैं। फिर हम उधर से जब हटते हैं तो चलिए पश्चिमी चंपारण की ओर चलें, जिसको कहते हैं मोतिहारी, चंपारण, बेतिया, है ना। इसका भी नाम आप सुने होंगे। तो 14 हाथ की लगियां चलती है वहाँ की लगियां 14 हाथ की चलती है। 5.5 हाथ ये होता है। कितने हो जाएंगे? इसलिए उसका 14 हाथ की लगी है। तो आप देखकर उसका टुकड़ा देखिएगा तो 1 कट्ठा का टुकड़ा देख करके आप दंग हो जाइएगा। बाप रे बाप, इतना बड़ा टुकड़ा इसका है, हाँ? 1 कट्ठा इतना बड़ा हो गया इसका। तो उसका भी एकड़ 100 ही डिसमिल का है, उसका भी एकड़ 100 ही डिसमिल का है। 100 डिसमिल का, लेकिन कट्ठा तो बढ़ जाएगा। कट्ठा 100 डिसमिल में भागा मार दीजिए 14 हाथ की लगी से। 100 डिसमिल में से अगर 6.5 हाथ के लगी से ना पे या 10 हाथ के लगी किसी के हाथ से, लेकिन 100 डिसमिल में ही उसको ना देना, वो 100 डिसमिल में ही करना वही बनाना है, है। वही करना है। उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। कट्ठा दूर में जो अंतर हो जाए, ठीक है। तो कट्ठा दूर से हम लोग को अंतर नहीं मानना है। और जहाँ का जो एरिया है उसमें हम आपको कल यह भी बताए थे कि जिस एरिया में आदमी घुसा है तो वहाँ बुजुर्ग वयोवृद्ध बाबा से मिले और उनके कानों में सट करके चलते चलते और उनके कानों से आवाज को ले लें, है ना। बाबा यहाँ जो है कितनी हाथ की लगी चलती है बाबा? वह बाबा आपको बता देंगे कि हाँ बेटा, यहाँ जो है 5.5 हाथ की लगी चलती है। या आप जब जिस क्षेत्र में होंगे वहाँ से निकलेंगे तो उस क्षेत्र में भी आपको वहाँ के लोग बताएंगे कि 5.5 हाथ की लगी हमारा है, 6.5 हाथ की लगी हमारा है, 6.25 हाथ की लगी है ना। अमीन साहब जो हमारे जाते हैं तो उनको पता हो जाता है, चलते हैं उसी समय कि हमारा इस क्षेत्र घुस रहे हैं तो इतनी हाथ की यहाँ लगी है ना। तो वो पूछ लेते हैं कि कितने
वर्ग फीट का आपका कट्ठा होता है ना। तो जो शिक्षित लोग हैं वो जानते हैं कि हमारा इतना वर्ग फीट का एक कट्ठा होता है ना। तो 1901 वर्ग फीट बराबर 6.5 हाथ की लग्गी हो जाती, एक कट्ठा होता है 1901 वर्ग फीट। नोट कर लीजिए, 6.5 हाथ की लग्गी से 1901 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा। 1901 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा। 6.5 हाथ की लग्गी से 1901 वर्ग फीट बराबर एक कट्ठा। उसके बाद और नोट कर लीजिए, 95.0625 वर्ग फीट बराबर (95.0625 वर्ग फीट बराबर एक धूर। 1 एकड़ बराबर 22 कट्ठा। 1 एकड़ बराबर 22 कट्ठा 18 धूर। 22 कट्ठा 18 धूर 4 धूर की 18 धूर 4 धूर की 22 कट्ठा 18 धूर 4 धूर की लगभग होता है। 22 कट्ठा 18 धूर 4 धूर की 4 धूर की 6.5 हाथ की लग्गी से होता है। 6.5 हाथ की लग्गी से होता है, लिखा गया। सर एक धूर में कितना धूर की होता है? एक धूर बराबर 20 धूर की होता है। एक धूर में 20 धूर की होता है। एक धूर बराबर 20 धूर की। हाँ, एक धूर बराबर 20 धूर की। सर धुरकी अगर एक ही है, झुरकी की धुरकी 20 धुरकी बराबर और एक धुरकी में 20 फुरकी होती है। यह जमीन की सबसे छोटी इकाई होती है। एक धुरकी में 20 फुरकी होती है। हाँ फुरकी सर। हाँ, ये सब नहीं चलता है। ये पाई होता है। पाई का नाम सुने होंगे, है ना। पाई, आना, कनमा, है ना। कनमा जो है, जो धूर लिख रहे हैं, छूट रहा है हमारा धुरकी। कितना धुरकी छूट गया तो इतना लिख दीजिए इसको, है ना। तो कट्ठा बीघा जो है आप जो देख रहे हैं, तो वह आना के बाद क्या हो गया? 4 आना 1 रुपया, है ना। तो वह जो है तो कनमा आ जा गया, तोला आ गया, कनमा आ गया, है ना। उसके बाद शेर आ गया। शेर का नाम सुने। और शेर के बाद पसेरी आ गया। तो पसेरी में कौन आ गए? पसेरी में आ गए हम एकड़। बीघा आ गए कहाँ? 5 किलो में, है ना। और शेर आ गए कहाँ? कट्ठा में। और धूर में क्या आ गए? या जो है कहते हैं कि कनमा है, तो इतना कनमा हो गया, है ना। तोला, छेदाम, पाय, इस सब में जाइएगा तो बहुत लंबा हो जाता है। इसलिए अब आनमा कनमा को भी सरकार बंद कर रही है ना। अब सबको
तो अगला प्रोग्राम है, हाँ बोलिए, अभी काम कर रहे हैं, बाद में बात करते हैं, ठीक है, रखिए अभी। 1 डिसमिल में कितना दूर होता है? 1 डिसमिल में 4.58 धूर, लिख लीजिए। 1 डिसमिल बराबर 4, 1 डिसमिल बराबर, नोट कीजिए मेरे भाइयों, 1 डिसमिल बराबर 4.58 धूर होता है। 1 डिसमिल बराबर 4.58 धूर होता है, या 4 धूर, इसके बाद क्या लिखे सर? 1 डिसमिल में 4.58 धूर, या 4 धूर 11 धूर की 12 फुर्की होती है। 11 धूर की 12 फुर्की होती है। हाँ, 12 फुर्की होती है। याद के बाद फिर से बताइए। आगे आगे लिखिए। सर याद के बाद फिर से बताइए। या के बाद जी 4 धूर 11 धूर की 12 फुर्की होती है। हाँ, 1 डिसमिल में कट्ठा तो नहीं होता है। 1 कट्ठा बराबर 0 पॉइंट कुछ डिसमिल होता है। हाँ, वही आता है। 1 कट्ठा में डिसमिल पूरा 5 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है। 5, जो कि 5 तो नहीं उसको कहिए, लेकिन 4.5 तो जरूर हो जाता है। 4.53 4.53 डिसमिल बराबर 1 कट्ठा होता है। जमीन रजिस्ट्री में हो रही है, हाँ, इसमें 4.36 बराबर 1 कट्ठा। हाँ, ये भी लिखता है। लगी में परिवर्तन होगी। 6, 6.6, 6.5, ये 3 लगी यहाँ मान रहा है ना। यहाँ लगी 3 आ रहे हैं, तो 6.5 का मान पर चलेंगे तो 20 दूर हो गया है ना। चलिए आगे लिखिए। पैमाना कितने प्रकार के होते हैं, या पहले पैमाना किसे कहते हैं ये लिखे। चलिए, पैमाना किसे कहते हैं, आंसर में लिखिए। पैमाना जमीन से संबंधित मापने एवं मानचित्र बनाने तथा क्षेत्रफल लिखकर दर्शाने को पैमाना कहा गया है। लिखकर दर्शाने को पैमाना कहा गया है। पैमाना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पैमाना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। 16 इंच बराबर, हाँ पहला में लिखना है। 16 इंच बराबर 1 मील के स्केल के पैमाने पर 16 इंच बराबर, नोट कीजिए, 16 इंच बराबर 1 मील के, हाँ कान खोल के रखिए। बहुत दिन से बलम छूटा हुआ है। हाँ, कान खोल के रखिए, कान खोल के सुनिए, अब बगल से लिखने का प्रयास कीजिए। 1 मील के स्केल के पैमाने पर
1 मील के स्केल के पैमाने पर। नंबर 2 32 इंच बराबर 1 मील के 32 इंच बराबर 1 मील के स्केल के पैमाने पर। 1 मील के स्केल के पैमाने पर। नंबर 3 64 इंच बराबर। नंबर 3 64 इंच बराबर 1 मील के स्केल के पैमाने पर। यह 3 पैमाना आपका है ना? नहीं समझे? नहीं समझे? आपको तो सेम लिखा दिए हम, आपको समझ में तो आ रहा है सेम है नहीं, लेकिन आप अमीन साहब बनने जा रहे हैं। अमीन साहब को हाथ में नक्शा मिलेगा, है ना? और आप क्षेत्र में नापने के लिए गए हैं, है ना? तो इस क्षेत्र में नापने के लिए इसको गए हैं। यह आपको 16 इंच का मिलेगा। और पुनः आबादी वाले क्षेत्र में गए हैं जिसमें मकान बना हुआ है, ठीक है, ये खेत है, तो मकान में गए हैं तो आपको इस ढंग से मिलेंगे जो 32 इंच होंगे। और घनी आबादी में गए हैं, घनी आबादी में गए हैं तो ये आपको होंगे, तो ये हो गए 64 इंच, है ना? मील एक यह भी है, यह भी 1 मील है, यह भी 1 मील है। तो पैमाना के यहाँ 3 हो गया। मानचित्र जो बनाया गया है, मानचित्र पैमाना में क्या लिखा गया है? मानचित्र बनाना, है ना? तो ये मानचित्र को यहाँ पर छोटी छोटी मकान है सब इसमें, है ना? तो इसलिए 64 इंच के पैमाने पर इसको तैयार किया गया है और उसको 32 इंच पर तैयार किया गया है। आप देखते होंगे, आपके पास नक्शा होगा अगर किन्हीं भाइयों के पास, तो उसमें देखे हुए कहीं दर्शाया हुआ होगा क, कहीं दर्शाया होगा ख, कहीं दर्शाया होगा ओ, कहीं दर्शाया गया होगा आ, है ना? तो वो उसमें क्या है? ग्राम का हुआ नक्शा है, खेतों का नक्शा उसमें नहीं है, उसका टुकड़ा अलग है। उसका क्या है? उसका टुकड़ा ही अलग है। तो इसलिए आपको आज बताएं कि पैमाना मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं और उसमें लिख दिया है, देखिए, खेत का, आबादी का और घनी आबादी, ये 3 प्रकार के हैं। लेकिन हिसाब जो है उसमें नोट कर लीजिए और थोड़ा सा नोट कीजिए, इसमें और नोट कीजिए। 64 इंच के बराबर 64 इंच बराबर 1 मील के स्केल के पैमाने पर तो लिख चुके हैं, लेकिन पैमाइश के समय 32 इंच में बटे 2 कर देना है। 32 इंच में बटे 2 कर देना है। 32 इंच में बटे 2 कर देना है, तब आपका हिसाब मिलेगा, तब आपका हिसाब मिलेगा और सरजमीन मिलेगा, तब आपका हिसाब मिलेगा और सरजमीन मिलेगा। और 64 में बटे 4,
सरजमीन मिलेगा मिलेगा। और 64 में बटे 4, हाँ 64 इंच में बटे 4 कर देने पर 64 इंच में बटे 4 कर देने पर सरजमीन और क्षेत्रफल हूबहू मिलेगा। तो आज कार्यवाही यहीं तक किया जाता है और अगले दिन फिर लेंगे, है ना।